नमस्कार साथियों। अगर राजा बनना है तो शेर बनना पड़ेगा। कभी सुना है आपने कि कोई हिरन जंगल का राजा है? नहीं हो सकता। इसको आप दूसरी तरह से समझें कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो बड़ा बनना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह फिर जलना भी सीखो। इसी ज्ञान के साथ मैं शुरुआत करता हूं कर्क राशि के लिए जून का राशिफल, जिसको मैं एक बार बना चुका हूं, पर वहां पर राहु और केतु की स्थिति में गलती हो गई थी। और गलती होना स्वाभाविक है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि हम सीख ही नहीं रहे हैं। जो चीज आ गई है उसी को करते रहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई नई चीज करोगे तो उसमें गलती हो सकती है। खैर, उस वीडियो का जो टाइटल है या इस वीडियो का जो टाइटल है कि कर्क वाले होंगे सबसे आगे, कोई छू भी नहीं पाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है कि गोचर, सबसे पहली बात तो गोचर के आधार पर, कुंडली के आधार पर नहीं। वो जो कुंडली जब बुद्धा पैदा हुए थे जिसे देख के बता दिया था कि हे राजन, तेरा बच्चा तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, वो थी जन्म कुंडली। वहां आपका प्रारब्ध लिखा है, ये गोचर है। इस गोचर में कुछ ऐसा हो रहा है कि इस समय पैदा होने वाले कर्क के जो जातक होंगे वो राजा होंगे, राजा जैसे होंगे और उन्हें कोई छू नहीं पाएगा। पर गोचर में ये आपके ऊपर भी आधारित है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ग्रह, पर यहां जो ग्रह बैठे हैं भैया, ये रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है। मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में, साल में एक बार ही आते हैं, और उनसे दूसरे भाव में जो कि एकादश भाव है, इसको हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति का भाव, वहां पर 1 2 3 4 चार ग्रह बैठे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, बहुत बड़ी बात है ये। राहु की स्थिति जो उस वीडियो में गलत हुई थी कि राहु नवम में है और केतु तृतीय में है, इसके अंतर पे आएंगे। और शनि तो आप जानते हैं कि भैया अष्टम में बैठे हैं, आपकी ढैया चल रही है, पर ढैया के बावजूद हर किसी की ढैया खराब थोड़ी नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है, किसी तरह से शुभ योगों में चल रहे हैं, और आपकी दशा महादशा मंगल की चल रही है, अंतरदशा मंगल की चल रही है, और मंगल राजयोग में है, तो 100% कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जन्म कुंडली के ऊपर। उसमें योग कितने, राजयोग कितने हैं आपके, है ना। जो शुक्र कैसे हैं, जो धन को दिखाते हैं, गुरु जो कि संपत्ति को दिखाते हैं, वो कैसे हैं, वो भी डिपेंड करेगा। पर अगर मंगल शुभ है तो ये कहते हैं कि भैया आपको जॉब लग सकती है, आपका नाम हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर आप आर्मी में हो, फोर्स में हो, मिलिट्री में हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, इस तरह का काम है जो कहीं ना कहीं, जैसे सर्जन हो आप, है ना, वो मंगल का काम है, सर्जन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मंगल, तो फिर उसके लिए ये कहता है कि भैया कोई आपको नाम मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। इस चीज को यहाँ मंगल दिखा रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है पहले भाव पर आ रही है, तो इस महीने की सावधानी क्या है? सबसे बड़ी पूरे महीने की जो सावधानी है, धैर्य नहीं खोना है। समुंदर जब शांत होता है ना, शांत होता है, बहुत शांत होता है, ऐसा लगता है कि भैया समुंदर तो बहुत शांत है, फिर तूफान आता है। आपको भी पता नहीं होता, समुद्र को भी पता नहीं होता कि तूफान आएगा। ऐसे जब किसी चीज को कर रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, अचानक से रिजल्ट आता है। जैसे रात होती है तो ऐसा लगता है यार अंधेरा ही अंधेरा है, पता नहीं कभी सुबह होगी या नहीं होगी, और फिर अचानक से सुबह होती है। ऐसे धैर्य रखना और अंत तक प्रयास करना, छोड़ना नहीं ऐसे ही, जब तक कि ये ना हो कि हाँ एंड तक पूरा प्रयास नहीं कर दिया हमें। और ऐसा प्रयास कभी मत करना कि भैया आधे दिल से प्रयास कर रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो पूरी जिंदगी करते रहो, उससे रिजल्ट नहीं। पूरा जब आदमी प्रयास करे तो पूरा प्रयास करे, फिर देखे अंत तक रिजल्ट आता है नहीं आता। अगर ऐसे में रिजल्ट आता है तो बहुत बढ़िया, और ऐसे में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप बहुत कुछ सीखोगे वहां से, जो आप बाद में यूज करोगे। एक तो धैर्य रखना है, जमीन आदि खरीदने के लिए अच्छा योग है। संतान के साथ थोड़ा बना के रखना है, प्रेम में आपको थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वहां थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, वहां थोड़ा ख्याल रखना है। खैर, राहु केतु पे जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ राहु केतु को देखना चाहेंगे यहाँ। तो राहु 12वीं राशि में है, आपका जो ध्यान है
वो ट्रेवल की तरफ जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकता है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो समर में। अभी जून का महीना तो समर का ही महीना है आपका। इसके साथ साथ आपके पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। धर्म के मामले में आप थोड़े से इनसिक्योरिटी फील कर सकते हो कि भैया मेरा जो धर्म है वही सबसे बेस्ट है या नहीं है, क्या पता दूसरे का अच्छा हो, क्या पता वो रास्ता सही हो। तो आप और तरह के जो धर्म के या नॉलेज को भी गेन करना चाहोगे, काफ़ी सारी नॉलेज गेन करना चाहोगे। ये है गल्फ कंट्रीज, अपने स्थान से दूर जाना, दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म के लोगों से मिलना, ये सब यहाँ राहु दे सकते हैं। वहीं जो केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा आलसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कर्म से थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। पर अगर किसी ऐसे काम में हो जो टेक्निकल काम है, इंजीनियरिंग का काम है और या मीडिया का कोई काम है, और अगर आप बोलते हो तो आपकी जो बोल होगा उसमें एक मिस्टिकल टच होगा, उसको लोग पसंद करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन होगा। पर छोटे भाइयों के साथ, उनकी छोटे भाइयों की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। हालांकि अब इसका सपोर्ट करने गुरु आ चुके हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना 5वीं, उसमें अमृत होता है। 1 2 3 4 5 केतु पे आ रही है, तो छोटे भाई की लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी। यहाँ से गुरु पंचम को देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि होने के बावजूद इतने खतरे वाली बात नहीं है, ना तो रिश्ते में और मैरिज के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ रही है आपकी। इसके अलावा और क्या योग बन रहा है, जो पारिजात योग बना है ना, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, स्त्रियों से, फीमेल से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों की स्थिति में तो सुधार होगा, पर बड़ों से, अपने सीनियर से अगर आप बना के रखते हो, अगर आपका नेटवर्क सर्कल अच्छा है तो आपको फायदा हो सकता है, खास कर कि महीने के पहले हाफ में, क्योंकि 12 तारीख को फिर ये शुक्र यहाँ चले जाएंगे, 14 को फिर बुध भी यहाँ चले जाएंगे और 15 को फिर सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो 2 हाफ में अगर बांट दें तो पहले हाफ में ज्ञान के लिए तो अच्छा है ही है, जिसको बोलते हैं ना लाभ, धन, पैसा, इच्छा पूर्ति, संतान के लिए भी अच्छा है। यहाँ से एजुकेशन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है पहले हाफ में। उसके बाद में दिखाता है कि भाई देखियो आपको विदेश से लाभ हो सकता है, फॉरेन विदेश से लाभ हो सकता है, खर्चा वर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ पर आपके परिवार में से कोई बाहर जा सकता है, या फिर धन का कोई एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने का बनता है। ये कभी कभी हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है, फॉरेन लैंड को भी दिखाता है। खर्चे का भाव स्वामी, फैमिली का स्वामी, वाणी का स्वामी भी 12वें भाव में बैठा है, तो इसको ठीक ठीक कहेंगे। अपने ही घर में तो वो बोलते हैं ना कि भाई अपने घर में तो हर ग्रह अच्छा होता है, तो यहाँ जो बुध अपने घर में आ गए तो ये एक तरह का अच्छा योग है। ओवरऑल खर्चा भी कराएगा पर पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा, इस तरह का आप मान लो। सूर्य जो है बुध की राशि में है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना है। यहाँ पर भी बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बना था, पारिजात योग भी बना था आपके 12 तारीख तक। अब पारिजात योग भले ही ना सही, बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग अब भी है, पर 12वें भाव में है। ऐसे में जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है। कोई ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4 आपकी दादी के लिए अच्छा है ना। पिता से 4था भाव है। अगर हम मदर से देखें तो मदर के 9वें भाव में है। आपकी माता अगर कुछ काम करती हैं तो 14 तारीख के बाद उनके भाग्य में उन्नति हो सकती है, इस चीज को भी दिखा रहा है। आपके बड़े भाई का लाभ हो सकता है 14 तारीख के बाद, बड़े भाई, बड़ी बहन, क्योंकि उनसे दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन गया, उनसे दूसरे भाव में बुध आदित्य योग बन गया, जो कि शुभ माना जाता है। खुद ब खुद गुरु तो यहाँ बने हुए हैं, तो बड़े भाई की लाइफ के लिए अच्छा है, बढ़िया है। आपके भी बड़ा भाई नहीं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, सीनियर्स, जिनको आप कंसीडर करते हो एज एल्डर्स, जो आपको लगता है कि भाई आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बड़े हैं, उनके साथ रिश्ते बना के रखिए, जलिए मत, उनसे कुछ सीखिए, आगे बढ़िए। और उनके अंदर कोई कमियां भी है तो उनको इग्नोर कर दीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको छोड़ो। उनके अंदर जो गुण है उनको अपनाओ, उसको अपने जीवन में लाओ, और आप देखोगे कि आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। शादी, विवाह, पार्टनर, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा ये महीना आपका होने वाला है। केतु का थोड़ा सा यहाँ पर है 3य भाव में। कभी कभी लिखते वक्त या डॉक्यूमेंट्स में बहुत सोच के लिखना है, डॉक्यूमेंट्स में गलती हो सकती है, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक हो सकती है। जैसे मेरे से होगी राहु की जगह केतु, केतु की जगह राहु, तो 2 बार चेक कर लीजिएगा, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो शनि पे आ जाते हैं, जिसका गोचर तो देखिए नेगेटिव है, और पर इस पर ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि भाई ये करीब 1 साल से चल रहा है ना, काफी समय से चल रहा है आपका, और सभी के लिए नेगेटिव नहीं होता है हमेशा, क्योंकि डिपेंड करेगा कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर आपकी राशि कर्क भी है तो आपका लग्न कोई दूसरा होगा, हो सकता है लग्न से फिर ये शनि कुछ आपके शुभ ग्रह हो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे। तो अगर पॉजिटिव केस देखें तो आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इनहेरिटेंस, ये सब आप दिला सकते हैं शनि। धन के मामले में भी स्लोनेस रखेंगे, पैसा अटकेगा पर आता रहेगा, और संतान के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करोगे। अगर आपके शनि खराब हैं, चंद्रमा की स्थिति पीड़ित है जो कि आपकी लग्नेश है, उस केस में फिर आपके कार्य में रुकावट आ सकती है। जो आपका वर्किंग प्लेस है, जो आपकी कर्म स्थली है, वहां पे पॉलिटिक्स वगैरह होने का चांस रहता है, शत्रुता वगैरह ये सब बढ़ने का चांस शनि यहाँ से बनाएंगे। धन को तो रोकेंगे ही, परिवार में भी थोड़ा मतभेद ला सकते हैं, और संतान का आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का आपका ध्यान रखना है, रिश्तों में भी थोड़ी दूरी ला सकते हैं। ये सिर्फ उसी केस में होगा जब आपके शनि कमजोर हैं, मलेफिक हैं, अच्छे ग्रहों से ग्रस्त नहीं है, पाप कतरी में है, नीच के हैं, कुछ ऐसी कंडीशन में है जिसको हम अच्छा नहीं मानते, नववांश में भी अच्छे नहीं है, दसवांश में भी ठीक नहीं है। अगर बढ़िया हुए तो फिर ढैया के होते हुए भी इस महीने आपको कोई छू नहीं पाएगा। उसके लिए कुंडली में दम होना ही चाहिए। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, थोड़ा जल्दी से, कि विवाह का कोई योग नहीं, गृह प्रवेश का कोई योग नहीं। प्रॉपर्टी के लिए महीना अच्छा है, तो प्रॉपर्टी के लिए 2, 6, 7, 11, 12, 22, 27 आप ले सकते हो। व्हीकल के लिए 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24, 26, 27 ये अच्छी हैं। ओवरऑल अगर कुछ और करना है तो आप 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 30 ये जो तारीखें हैं काफ़ी सही हैं। कुछ करना होता है लाइफ में तो हमको थोड़ा सा पता रहे। ये ठीक ऐसे ही हो गया कि देखो आयु तो निश्चित है व्यक्ति की, पर फिर भी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, शाम को सो जाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें। तो ये कुछ इसी तरह से है कि हम शुभ चीज़ों की तरफ चलते हैं। बाकी कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपके अधिकार में कर्मी है, रिजल्ट तो प्रभु को ही देना है। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 2 तारीख की अपरा एकादशी है, 18 तारीख की निर्जला एकादशी है। फास्ट हमको ना अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है, चाहे वो भूख हो, चाहे वो आपकी प्यास हो, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि भैया हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे जो त्योहार हैं वो हमें सिखाना क्या चाहते हैं। तो जो दूसरे बताएं हमें हमारे बारे में, हम खुद ही पढ़ लेते हैं, खुद ही जान लेते हैं। 6 तारीख को ज्येष्ठ अमावस्या है, 22 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है, और 3 और 19 का प्रदोष व्रत है। 4 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 24 की संकष्टी है, 14 की संक्रांति है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसमें आलस मत कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।